विपक्षी दल का बहुत बड़ा दुर्भाग्य और बदनसीबी है, जो कभी कुंभ जा करके गंगा गंगा माँ का आशीर्वाद ना लेकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते। मोदी अगर इंदिरा होता, तो साधु स्लॉटर होता, सिखों का स्लॉटर होता, संविधान के साथ ऐसा छेड़छाड़ होता कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के पक्ष में ही संविधान बात करता। तो नेहा राठौड़ उन्हीं में से एक है, जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को बोलती हैं, जो सिंगर अपने आप को बोलती हैं, लेकिन देश विरोध विरोध इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तेरे तुर्क में क्या लाल लाल लगा हुआ है, और हमारे भारत के हिंदुओं को डक्कर तो खाना नहीं है, निहारी और पाया तो खाना नहीं है। जिस गाय की हम पूजा करते हैं, उस गाय के कबाब तो हमें खाने से कोई लेना देना है नहीं। तेरा चांद सितारा तुझे मुबारक हो, और मेरा तिरंगा झंडा और मेरा भगवा झंडा मुझे मुबारक हो। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। देखिए, पहलगांव में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए, उसके बाद जो है तमाम लोगों की निगाहें कहीं न कहीं केंद्र सरकार और मोदी जी पर थी कि आखिरकार पाकिस्तान जो कि मुट्ठी भर का है, वो समय समय पर हमारे देश के नागरिकों पे हमला करता है और इसमें काफी लोगों के मारने की खबर भी आती है। 26/11 घटना की बात करें, उसके बाद जो है तमाम घटना भी हुए। उससे पहले हमने देखा कि हमारे देश के जो इस समय योद्धा है, जो वीर योद्धा है, उनके शौर्य की गाथा जो है सभी ने सुनी होगी। पहलगांव हमले में जिस तरीके से हमारे वीर जवानों ने अपने शौर्य का कहीं न कहीं एक उदाहरण कायम किया, उसको लेकर जो है विपक्ष जो है एक बार फिर से सवाल करने खड़े कर दिए हैं। सियासी घमासान इस समय काफी मच चुका है और इन्हीं मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नाजिया इलाही मैम, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार विपक्ष का रवैया हमारे वीर जवानों के लिए कब तक ऐसा रहेगा। क्या वीर जवानों के शौर्य पर इस तरीके का सवाल खड़ा करना सही है या गलत है? सबसे पहले तो मैं बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम। मेरा सबसे पहला सवाल आप रहेगा, जिस तरीके से आज जो है हमारे वीर जवानों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये कितना सही, कितना गलत है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य है विपक्षी दल, जो कभी भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पर जाकर के भगवान राम के चरणों का आशीर्वाद नहीं लेते। विपक्षी दल का बहुत बड़ा दुर्भाग्य और बदनसीबी है, जो कभी कुंभ जा करके गंगा माँ का आशीर्वाद ना लेकर मोक्ष की प्राप्ति नहीं करते, और बाबर के कब्रिस्तान जाना ज्यादा सही समझते हैं, सूरह फातिहा अलहम्दु शरीफ पढ़ना ज्यादा सही समझते हैं। जो लोग रेप की घटना पर विक्टिम से वीडियो मांगते हैं, वो हमारे देश की सेना पर प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। पुलवामा हो, उरी हो, इनको वीडियोग्राफी चाहिए होती है। जब इस बार देश के प्रत्येक राष्ट्रभक्तों ने एक-एक पल का वीडियो जारी किया, और पाकिस्तान की बदतमीजी का, पाकिस्तान की बेवकूफी का, पाकिस्तान की बेहूदगी का, और पाकिस्तान के गधेड़े सेना जो सीमा पर खड़ी थी, उनके साथ उटंगे पैजामे और बिना मूछ के दाढ़ी वाले भी जब लड़ रहे थे, तो उसके भी दृश्य हमने एक्स हैंडल पर पोस्ट करके विपक्षी दलों को बताया कि देखो, ये है निजाम पाकिस्तान का। ऐसे अब इसके बाद इनको लगा कि सारी चीजें तो क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ तो हमें दिख रहा है, तो अब करना क्या चाहिए? तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मोदी विरोधी तो ये थे ही, अब देश विरोधी में बदल गए हैं। देश विरोधी मैं इनको इसलिए कह रही हूं क्योंकि जिस तरीके से देश की सेना पर आवाज उठाना, उनके उनके खिलाफ आवाज उठाना, एयरफोर्स के खिलाफ आवाज उठाना, देश के अर्थव्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाना, देश डिफेंस में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में चौथे पोजीशन पर है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाना। अब इनके हिजाब खुल चुके हैं, और जिस तरीके से 2 दिन से तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रहा है, भारत माता की जय जयकार हो रही है, और तिरंगा जिस हिसाब से पूरे देश में लहरा रहा है, महिलाएं 200 किलोमीटर का तिरंगा यात्रा निकाल करके, भगवा पगड़ी पहन करके, भगवा तिलक लगा करके हमारे देश की सेना का जय जयकार कर रही है, इस मातृभूमि की पूजन कर रही है। इन विपक्षी दलों को समझ में आ चुका है कि अब इनको पूछने वाला इस देश की मातृभूमि का लाल तो अब बचा नहीं है। इनके मुंह पे थूका जा चुका है, लेकिन क्या किया जाए? इतना थे,
इतना से इतना हुए हैं, अब इतना से कहीं मिट ना जाए। इनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कभी थापड़ के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे, कभी रवीश के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे, कभी आरफा खानम शेरवानी के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे, कभी नेहा सिंह राठौड़ के इंटरव्यू दिखाए जा रहे थे, और कभी कभी आम आदमी पार्टी के लोगों के इंटरव्यूज दिखाए जा रहे थे, कभी कांग्रेस के इंटरव्यूज दिखाए जा रहे थे। तो ये मानो जैसे कि ये पाकिस्तान के प्रवक्ता बन चुके थे। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक सजेशन राहुल खान गांधी जी को देना चाहती हूँ कि अब आपका भारत में कुछ बचा नहीं है, ना ही ये आपकी अम्मा का जहेज है, ना ही भारत आपके अब्बा की जागीर है। अब आप जब पाकिस्तान के प्रवक्ता बन ही चुके हैं, तो आप बिल्लो रानी के साथ आप भी पाकिस्तान के नेता बन जाइए। पप्पी यहाँ वहां है, पप्पू यहाँ है, तो दो लोग अलग अलग क्यों है? पप्पी और पप्पू को एक साथ होने में ज्यादा मजा आएगा। आपने नेहा सिंह राठौड़ का नाम लिया। नेहा सिंह राठौड़ ने हाल में एक गाना गाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो चौकीदार है वो कायर है। उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में प्रोस्टिट्यूट्स को भी सोशल वर्कर कहा जाता है, सोशल एक्टिविस्ट कहा जाता है। हम उनको भी संवैधानिक तरीके से डिफेम या मलाएंगे अपने शब्दावली से नहीं कर सकते हैं, पर वो स्टैम्प्ड है। वो कहती हैं कि मैं अपने जिस्म को बेच करके अपनी रोजी रोटी कमा करके अपना घर चलाती हूँ। तो कुछ लोग अपना घर चलाने के लिए अपने जिस्म को बेचते हैं, कुछ लोग अपने ईमान को, अपने धर्म को, अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बेचते हैं पैसे पैसे के लिए। तो नेहा राठौड़ उन्हीं में से एक है जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को बोलती हैं, जो सिंगर अपने आप को बोलती हैं, लेकिन देश विरोध इसलिए हो चुकी हैं क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। और जिस हिसाब से वो देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियां करती हैं, जिस तरीके से वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक मोर्चा खोल करके बैठी हैं, उनको भी पता है कि उनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बोलो कि कोई एक जमाकड़ा, कोई एक कौम तो उनको सुने। भारत के मुसलमान उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं, पाकिस्तान के मुसलमान उनको बहुत अच्छे से सुनते हैं। भारत के मुसलमान उनके उनके गाए हुए गाने को जब जब वो देश के प्रधानमंत्री को गालियां परोसती हैं, जब जब वो देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणियां करती हैं, भारत के 22 करोड़ में से 15 करोड़ मुसलमान उनका शेयर करता है वो गाना, और पूरा पाकिस्तान तो बड़े बड़े स्क्रीन पर दिखाता है कि ये देखो, ये तो भारत की महिला बोल रही है। तो किसी ना किसी तरीके से लोकप्रियता तो लेनी है उनको। दूसरी, मैं नेहा राठौड़ के लिए इसलिए एक और बात बोलना चाहूंगी, जो महिला स्टारबक्स की कॉफी पीती है ना, उसको देश के कुम्हार के हाथ का मिट्टी के बने हुए भाड़ के चाय का मजा नहीं पता होता है। जो महिला बिहारी भाषा इस्तेमाल करती है, उसने कभी गौतम बुद्ध की सरजमीन के बारे में इतिहास में पढ़ा ही नहीं है, इसलिए उसको पता नहीं है कि बिहारी भाषा और गौतम बुद्ध का मेल क्या था, और गौतम बुद्ध किस मानसिकता और इतिहास के कितने खूबसूरत पन्नों के साथ हिंदू और मुसलमान सब उनको पढ़ते हैं। नेहा सिंह राठौड़ को पता ही नहीं ना कि सिंदूर का महत्व क्या होता है। मैंने तो उनके मांग में कभी सिंदूर देखा नहीं, मैंने तो उनके माथे पर कभी बिंदिया देखा नहीं, मैंने तो उनके हाथ में कभी चूड़ी या रुद्राक्ष देखा नहीं, मैंने उनके हाथ और पैर में कभी आलता देखा नहीं, मैंने उनको कभी मंदिरों में माथा टेकते देखा नहीं, मैंने उनके तन पर साड़ी तो देखी, पर साड़ी का मजाक उड़ाते हुए ज्यादा देखा, मैंने उनको लौंडा छाप की तरीके से लौंडों का शर्ट पहने हुए देखा, और जैसे क्लिप कटवा होता है वो बाल कटवा बन करके बैठी हुई हैं। तो जो जो व्यक्ति शब्द से बिहारी हो लेकिन अपने परिचय को बनाया हुआ अंग्रेज हो, और शब्द जब निकले तो पाकिस्तान को खुश करने वाले निकले, ऐसे लोगों को सिंदूर का महत्व कभी पता नहीं हो सकता। सिंदूर उजड़ेगा तब पता चलेगा कि ऑपरेशन सिंदूर कितना महत्वपूर्ण था। सामने पति की लाश होगी तब पता चलेगा कि वो लम्हा कितना भावुक होता है और कितना दुख और दर्द वाला होता है। तब पूछेंगे नेहा सिंह राठौड़ से कि अब प्रधानमंत्री से न्याय मांगोगी या शहबाज शरीफ से, शहबाज शरीफ के लिए कुछ गाना गाओगी। एक सवाल जो है लगातार लोगों ने हालांकि
नेहा सिंह राठौर पे उन्होंने कहा कि उनका कनेक्शन पाकिस्तान से है, उसको काफ़ी फंड पैसे भी आते हैं। लेकिन इसी बात का जब ज़िक्र किया गया तो उन्होंने अपना पासबुक जारी किया जिससे मात्र ₹519 मिले और उन्होंने कहा कि मैं ₹500 तबले वालों को दूँगी और उसके बाद एक गाना और बनाऊँगी। तो फिर कैसे कहा जा सकता है कि नेहा सिंह राठौर का कनेक्शन जो है कहीं न कहीं पाकिस्तान से है या किसी अन्य देशों से है? देखिए आप जब मैं तो बंगाली वोटर हूँ और আমি খুব ভালো ভালো বাংলা জানি বলতে। पश्चिम बंगाल में जितने भी नेता और मंत्री जो ईडी की हिरासत में हैं या सीबीआई की हिरासत में हैं, वो यही कहते हैं कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब घर को खंगाला जाता है और दूसरों के नाम से घर लेकर के जब रखा जाता है, तो नोटों का पहाड़ और सोने का पहाड़ मिलता है ईडी और सीबीआई को। ये वो भारत नहीं है जो नेहरू के जमाने में हुआ करता था, जो इंदिरा के जमाने में हुआ करता था। ये मोदी का भारत है, ये डिजिटल भारत है। इस भारत के लोग स्मार्ट होते हैं। पाकिस्तान के झंडे पर चांद होता है। मोदी के भारत में चांद पर हम चले जाते हैं और जो महिलाएं साइंटिस्ट चांद तक पहुंचाती हैं हमें, उसको शिव शक्ति का नाम दिया जाता है। तो नेहा सिंह राठौड़ अगर पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए ₹519 का उदाहरण हमें दे रही हैं, तो हम जैसी पढ़ी लिखी महिलाएं इस पर कन्विंस तो कभी नहीं हो सकते हैं और जरूरत पड़ी तो वो सारे खाक छनवा करके निकलवा देंगे कि कहां-कहां आपकी संपत्ति है और आपके अकाउंट में तो जरूर ₹519 है, पर दूसरों के अकाउंट में कितने लाख और कितने करोड़ रुपए हैं, इसको भी वाबस्तगी होनी चाहिए देश की जनता से। आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 1971 का जो युद्ध हुआ था तो अभी मोदी की एबिलिटी को उन्होंने आंकते हुए कहा कि इंदिरा गांधी का समय आज अगर होता तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ईंट से ईंट बजा देते। उन्होंने साफ तौर पे कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी में वो दम नहीं रहा, 56 इंच का सीना सिकुड़ के जो है 26 इंच का हो गया है। देखिए विपक्षी दलों को कटाक्ष करना ही पड़ेगा क्योंकि एक पार्टी जो पूरे देश पर छाई हुई थी, अब इत्तू सी होकर के पोटली में रह चुकी है। अस्तित्व खत्म हो चुका है। देश की 120 करोड़ की आबादी कभी नहीं चाहती है कि मोदी इंदिरा बने, कभी नहीं चाहती है। मोदी इंदिरा अगर होता तो इस देश में इमरजेंसी होती। मोदी अगर इंदिरा होता तो 71 की लड़ाई में और बंगालियों ने जो पाकिस्तान के हलक से बांग्लादेश निकाला और हमारी सेना ने इंदिरा के नेतृत्व में जो बांग्लादेश बनाया, तो वो अखंड भारत में होता। अगर उस वक्त मोदी होता, वो दोबारा एक इस्लामिक देश बिल्कुल नहीं बनता। मोदी अगर इंदिरा होता तो साधु स्लॉटर होता, सिखों का स्लॉटर होता, संविधान के साथ ऐसा छेड़छाड़ होता कि सिर्फ और सिर्फ मोदी के पक्ष में ही संविधान बात करता। मोदी अगर इंदिरा होता तो आज अभिनंदन वापस नहीं आता और पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पाकिस्तान के नेताओं के टांग नहीं कांप रहे होते और माथे से पसीना नहीं गिर रहा होता। मोदी अगर इंदिरा होता तो हमारा बीएसएफ का बंगाली जवान जो रिटर्न आया और उनके घर में सिंदूर खेला गया, जो बंगाली रिचुअल होता है, वो कभी नहीं होता। रामगोपाल यादव हैं, सपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने ये जो तमाम चीजें किया, अभी बिहार में चुनाव है, बंगाल में भी चुनाव है, तो ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए किया। उन्होंने सेना पे भी, जवान पे भी, उनके शौर्य पे भी जो कहीं न कहीं सवाल खड़े कर दिए कि हमारे जब सेना तैयार बैठे थे, तो ऐसे में कहीं न कहीं पाकिस्तान को जो है नास्त-ओ-नाबूद कर देना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने वैसा नहीं किया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभद्र टिप्पणियाँ और ये गॉसिपबाज़ी जैसे वो लड़कियाँ करती हैं ना, आओ बहन चुगली करें, तो ये सब जो विपक्षी दल और खास करके कांग्रेस के लोग जो कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से परे हट करके अगर थोड़ा-सा जियोपॉलिटिक्स को पढ़ लेते या समझ लेते या वर्ल्ड मैप को खोल करके या भारत और पाकिस्तान के मैप को खोल करके देख लेते, तो शायद उनको समझ में आता कि आतंकी 9 ठिकाने तो नेस्तनाबूद बर्बाद हुए ही हुए हैं। आज आधा पाकिस्तान खाली हो रहा है क्योंकि अपने ही एटमी ताकत के रेडिएशन में खुद पाकिस्तान आ चुका है।
जिस हिसाब से बलूचिस्तान ने अपनी आजादी का और अपने अलग झंडे का और अपने अलग सरकार की घोषणा कर दी है, बलोच अगर मान लीजिए कल सुबह उठ करके कि वो अलग हो जाता है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट चाइना से मिलने का है, वो तो पाकिस्तान का कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। एक सवाल और लेना चाहूंगा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। जी। जब तुर्की में भूकंप आया था तब हमारे देश से प्रधानमंत्री मोदी जी ने तमाम जो सुविधाएं हैं उनको भेजी थी। बहरहाल जब सीज फायर हुआ उसके बावजूद भी जो है तुर्की का जो ड्रोन है वो देखा गया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को तुर्की जो है उसका साथ दे रहा है। हालांकि हमारे देश ने बहुत ज्यादा सहयोग किया, उसके बावजूद भी तुर्की का ये रवैया, आने वाले समय में हिंदुस्तान को कितना सतर्क रहना पड़ेगा अपने आपसी मुल्क वालों से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने अल कुरान पढ़ा है, जितना मैंने हदीस पढ़ी है और जितना मैंने इस्लाम पर रिसर्च किया है, ये तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा जो है ना, ये बड़ा खतरनाक है। ये बड़ा खतरनाक है। मेरे भारत में भी लोगों को बहुत सतर्क रहने की, पहले मैं इसको क्लियर कर देती हूँ कि भारत में भी लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर कोई एक व्यक्ति भी ये कहता है कि वो 5 वक्त नमाजी है, पर वो भारत को मानता है और इस मातृभूमि को अपनी माता मानता है, अपनी माँ मानता है, तो उससे सबसे पहले पूछना चाहिए कि 5 वक्त नमाज में आप सूरे काफिरून पढ़ते हैं और दिन भर में 24 घंटे में 5 बार आप हिंदुओं को काफिर बोलते हैं, तो इस मातृभूमि को आप कैसे मानते हैं? सबसे पहला सवाल। दूसरा, कि ऑपरेशन दोस्ती के हिसाब से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जो स्टेप लिया था वो महत्वपूर्ण था, बायलैटरल और ट्रीटी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था, देशों को जोड़ने के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन अब जब समझ में आ चुका है कि इनके लिए लाल झंडा और चांद सितारा, हरा झंडा और चांद सितारा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो देखिए कल हमारे देश के जितने भी उद्योगपति हैं, जितने भी हमारे देश के बिजनेसमैन हैं, जितने भी हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी हमारे देश के जाने माने ट्रेड वाले लोग हैं, जितने भी हमारे देश के टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं, उन्होंने बैठ करके एक मीटिंग की है और उन्होंने ये शपथ लिया है, ये शपथ लिया है कि इस मातृभूमि की वो कसम खा रहे हैं कि तुर्क के साथ वो कोई भी रिश्ता नहीं रखेंगे। 48 घंटा पहले तुर्क के टूरिज्म मिनिस्टर ने एक गैजेट इशू किया और उस गैजेट में उन्होंने कहा कि भारत से हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आइए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। बेटा, हम आएंगे ही क्यों? हम आएंगे ही क्यों बच्चे तुम्हारे पास? हम तेरे मुंह पर चप्पल नहीं मारेंगे, हम तेरे मुंह पर थूकेंगे नहीं। तेरे तुर्क में क्या लाल लाल लगा हुआ है? और हमारे भारत के हिंदुओं को डक्कर तो खाना नहीं है, निहारी और पाया तो खाना नहीं है। जिस गाय की हम पूजा करते हैं उस गाय के कबाब तो हमें खाने से कोई लेना देना है नहीं। तेरा चांद सितारा तुझे मुबारक हो और मेरा तिरंगा झंडा और मेरा भगवा झंडा मुझे मुबारक हो। तुर्क हो या कोई भी अरबी या कोई भी मुस्लिम देश हो, ये उनको गांठ बांध लेनी पड़ेगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री के शब्दावली को महत्वपूर्ण तरीके से समझना पड़ेगा। 2016 में उरी के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान गधेड़ा है, निकम्मा है, नालायक है, जाहिलिस्तान है, पगलिस्तान है, खबरिस्तान बनने वाला है। उसको समझ में नहीं आया था कि सिंधु समझौता मोदी जी खत्म करने की बात 2016 में उरी के बाद ही कर चुके थे। और फिर कह रही हूं कि राजनाथ सिंह जी ने कह दिया है कल कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी भी बाकी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आशुतोष, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पे उन्होंने बहुत ही बारीकी से हमसे बातचीत की। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।